हाय फ्रेंड्स, हमारे न्यू इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। इसमें एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फिजिक्स का क्वेश्चन है या जो भी टॉपिक है उसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाभिकों के बारे में, यानी नाभिक क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और सब चीज़ें, इसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, चाहे पास्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले नाभिक का संगठन कैसे होता है। तो किसी भी परमाणु को हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, तो आपको याद रखना है किसी भी परमाणु को हम ऐसे दिखाते हैं, जेड एक्स ए। जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, जेड बराबर क्या होगा, परमाणु क्रमांक, और ए बराबर क्या होगा, द्रव्यमान क्रमांक। तो किसी भी अगर क्या करना है, तत्व को दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे जेड एक्स का मतलब हो गया तत्व का नाम, और ए का मतलब क्या हो गया, आपका द्रव्यमान क्रमांक। तो जो नीचे रहेगा, जेड और ए में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है आपको, बस सिंपल सी भाषा में याद रखना है। जो नीचे रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक, जो ऊपर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान क्रमांक। तो नीचे क्या है, जेड, जेड को हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक, और ऊपर क्या है, ए को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान क्रमांक। तो किसी भी जो नाभिक है, नाभिक की संरचना इस प्रकार होती है, जेड एक्स ए। जेड का नाम तो हो गया परमाणु क्रमांक। जेड का मतलब और क्या होता है, तो जेड का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। जेब्रा होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब नीचे जो रहेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटॉनों की संख्या, और जो नीचे रहेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो जेड का 3 गो नाम हो गया, एक तो हो गया परमाणु क्रमांक, एक हो गया प्रोटॉनों की संख्या, और एक हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब जो परमाणु क्रमांक रहेगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, और वही क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या होगा। तो 3 चीज़ें होती हैं परमाणु में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसे कहेंगे, इसकी संख्या कितनी होगी, तो ये होगी। तीसरा बचता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की हम संख्या कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन। तो देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, द्रव्यमान क्रमांक में से परमाणु क्रमांक को घटा लेना है। तो द्रव्यमान क्रमांक कितना है, ए है, ए में से हम क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक यानी जेड को घटा लेंगे। तो कितना आएगा, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड क्या होगा, ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। ए का एक और नाम होता है न्यूक्लियॉन। तो ये मेन चीज है, इस पे क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियॉन पे। क्योंकि देखिए, पहले तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, संख्या कितनी होती है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो ऊपर में से नीचे आपको घटा देना होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। एक और हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियनों की संख्या। क्योंकि ये परमाणु का स्ट्रक्चर है, परमाणु में 3 चीज़ें होती हैं। ये आपका नाभिक हो गया, नाभिक में 2 चीज़ होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर, बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग या तो बोलते हैं द्रव्यमान क्रमांक, या बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियॉन में क्या क्या आता है, चाहे क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि न्यूक्लियॉन क्या है, तो न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान क्रमांक होगा, या न्यूक्लियॉन का मतलब होगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, न्यूक्लियॉनों की संख्या आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानते हैं आपके पास ये तत्व है 6C12। अगर इसमें पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कौन है, तो आप बता सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन का सिंपल है कि जो नीचे रहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। नीचे कितना है, 6, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना होगा, तो जितने नीचे है वही प्रोटॉन हो जाएगा, तो प्रोटॉन भी कौन हो जाएगा, 6। न्यूट्रॉन कौन होगा, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा लेंगे। सिंपल सा मेथड है, ऊपर से नीचे को आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो 12 में से हम घटाएंगे 6, मान क्या आएगा, 6। तो इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6। न्यूक्लियॉन की संख्या निकालना है, तो जो ऊपर रहता है वही होता है न्यूक्लियॉन की संख्या। न्यूक्लियॉन कौन है, 12 गो है। या दूसरा भी तरीका है न्यूक्लियॉन निकालने का, हम क्या करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या को और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे। तो प्रोटॉन कौन गो है, 6 गो है, न्यूट्रॉन कौन है, 6 गो है। तो मान कितना आ जाएगा, 12। एक और लेते हैं, जैसे 6C14 लेते हैं। ये कार्बन का क्या है, समस्थानिक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन होगा, 6 गो, प्रोटॉन कौन होगा, 6 गो।
न्यूट्रॉन को होगा तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप ऊपर में से नीचे को घटाएंगे, तो 14 में से हम घटाएंगे 6, तो मान कितना आएगा 8, तो न्यूट्रॉन आएगा 8 गो। न्यूक्लियन को है तो न्यूक्लियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा 14, और ऊपर भी क्या है 14। तो न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब होता है द्रव्यमान क्रमांक। और न्यूक्लियन में क्या क्या आता है, अगर क्वेश्चन पूछे कि न्यूक्लियन में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियन में दो चीज़ें आएंगी, क्या क्या आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या बनेगा, न्यूक्लियन बनेगा। तो ये नाभिक का परिचय है। नाभिक में जो परमाणु का परिचय हो गया, परमाणु जो नीचे रहेगा वो क्या होगा, परमाणु क्रमांक, चाहे प्रोटॉन की संख्या चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। जो ऊपर रहेगा इसका मतलब होता है द्रव्यमान क्रमांक, चाहे हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन इज अ मेन पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी है और आगे भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियन में क्या क्या आता है। तो न्यूक्लियन में दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आपको याद रखना है। तो न्यूक्लियन क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तीसरा निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या करेंगे, निकालने के लिए ऊपर में से नीचे वाले को घटा लेंगे, तो ऊपर में से नीचे घटेगा तो न्यूट्रॉन की संख्या आपका आ जाएगा। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में, तो वो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहला ये बनता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन सा तत्व मतलब क्या पाया जाता है, मतलब किसी भी परमाणु का नाभिक है तो उसमें क्या मिलेगा आपको। तो देखिए सबसे बात तो याद रखना है कि ये जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर होता है नाभिक, और नाभिक में दो चीज़ें ही होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है बाहर। तो नाभिक में हमेशा क्या मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो नाभिक के बाहर कुछ गिनी हुई कक्षाओं में क्या करता है, गति करता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। अब बचता है हमारे पास दो ऑप्शन, या तो प्रोटॉन होगा, नहीं तो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। अब इसमें से कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हाइड्रोजन 1H1। अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन में आप क्या कीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में से नीचे वाले को घटाएंगे, तो ऊपर भी कितना है 1, नीचे भी कितना है 1, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का मान कितना आएगा, तो न्यूट्रॉन का मान निकालेंगे तो मान क्या आ जाएगा 0, यानी इसमें 0 न्यूट्रॉन है। मतलब हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी सारे परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि नाभिक में न्यूट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब किस में नहीं होता है, तो ये भी काम का है, एक हाइड्रोजन में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होगा, तो सिर्फ क्या होगा, प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन जो होता है प्रत्येक परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो प्रोटॉन होता है प्रत्येक परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन हो सकता है कि पाया जाए या हो सकता है कि न पाया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि न्यूट्रॉन होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नाभिक में क्या रहेगा हमेशा, तो नाभिक में फिक्स है, प्रोटॉन रहेगा ही रहेगा, न्यूट्रॉन रहे चाहे न रहे। और ये भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी परमाणु है सबके नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो एक मेन क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन मिले चाहे न मिले। दूसरा क्वेश्चन, परमाणु के बाहर कौन सा जो आपका इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन चाहे न्यूट्रॉन है, मतलब तीन जो कण है, कौन सा कण अस्थायी होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। कौन सा कण अस्थायी है, अनस्टेबल कौन सा कण है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कण है, प्रोटॉन भी एक अस्थायी कण है, न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है। मतलब नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को हम लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। नाभिक के बाहर जैसे ही क्या होता है, न्यूट्रॉन आता है, वो प्रोटॉन में और अल्फा कण में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो न्यूट्रॉन जो है नाभिक के बाहर क्या है, अस्थायी है। तो पूछा अगर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कण अस्थायी है, तो कौन सा होगा आपका आंसर, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है अस्थायी होता है, ये नाभिक के बाहर नहीं रह सकता है। तो ये सिंपल सा आपका इंट्रोडक्शन था कि इसका नाभिक का संगठन, कि नाभिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमको क्या क्या चीज़ें याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ना है हमको नाभिक की त्रिज्या। अब नाभिक की त्रिज्या में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो देखिए नाभिक की त्रिज्या में एक तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है और दूसरा क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाभिक की त्रिज्या का ये फार्मूला होता है R बराबर R0 इंटू A⁻1/3। R0 का एक नियतांक है, इसका मान होता है 1.2
गुने 10 के पावर -15 मीटर। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ से पहला ही क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है, मतलब नाभिक की जो त्रिज्या है किस कोटि की होती है। तो आप देख सकते हैं R0 का मान कितना आया है, 10 के पावर -15 के रेंज में आया है। यानी जो नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है 10 के पावर -15 की होती है। अगर पूछे क्वेश्चन में कि नाभिक का आकार कैसा होता है, तो नाभिक के आकार को हम लोग कैसे मानते हैं, गोलाकार। तो नाभिक का आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा। और इसकी त्रिज्या की कोटि क्या होगी, 10 के पावर -15 होगी। और क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो देखिए इसमें है R का मतलब होता है त्रिज्या, R0 का मतलब तो नियतांक हो गया कितना होता है। ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ द्रव्यमान क्रमांक, चाहे द्रव्यमान संख्या, दोनों चीज़ एक ही हैं, चाहे हम क्रमांक लिखे तो चाहे संख्या लिखे तो ए का मतलब क्या है, द्रव्यमान क्रमांक। अब इस पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखेंगे बोर्ड पे, तो इस पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जैसे दे सकता है कि दो गो परमाणु हैं, दोनों परमाणु के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात इतना है, 27:125 है। मतलब कोई दो गो परमाणु है, दोनों परमाणु के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 27:125 है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं जो दो गो नाभिक है उनके द्रव्यमान क्रमांक कितने हैं, एगो के मान लेते हैं A1 है, एगो का मान लेते हैं कितना है A2 है। मान लेते हैं एगो की त्रिज्या कितनी है R1 है, एगो कितनी है R2 है। तो अगर आप R बराबर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं R0 A के पावर 1/3, मान लेते हैं पहला परमाणु की त्रिज्या R1 है तो R1 हो गया, मान कितना होगा R0 नियतांक है तो सेम रहेगा। ए के स्थान पर मान लेते हैं जो पहला परमाणु है उसका द्रव्यमान क्रमांक कितना है A1 है, तो लिख लेते हैं A1। इसका पावर कितना है 1/3, तो 1/3। चूँकि अनुपात निकालना है तो भाग करना पड़ेगा। तो दूसरा जो परमाणु है उसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं कितना है R2 है, तो R2 हो गया, बराबर तो बराबर रहेगा। R0 है तो क्या रहेगा R0, और A1 इसमें था, इसमें क्या मान लेते हैं A2 के पावर 1/3। R0 से R0 क्या होगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा A1, नीचे बचेगा A2। A1 का मतलब क्या होता है, मतलब प्रथम परमाणु का द्रव्यमान क्रमांक। A2 का मतलब होगा द्वितीय परमाणु का द्रव्यमान क्रमांक। तो प्रथम परमाणु का द्रव्यमान क्रमांक दिया है 27, तो 27 के पावर 1/3, और दूसरा का है 125, तो 125 के पावर 1/3। 27 के हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, और फिर इसके पावर है 1/3। इसके लिए हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और फिर इसका पावर है 1/3। 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा R1, यहाँ बचेगा R2, ऊपर बच जाएगा 3, नीचे क्या बच जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3:5। मतलब एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में बताया जाए तो जो भी आपका द्रव्यमान क्रमांक दिया रहेगा उसका अगर हम घनमूल निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे तो क्या होगा, नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया था कि दो गो परमाणु है, दोनों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 27:125 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी द्रव्यमान क्रमांक का अनुपात दिया रहेगा उसका घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप घनमूल निकालने सबको आता होगा। तो यहाँ क्या करना है, ये अनुपात दिया है इसका हम घनमूल निकाल लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको ट्रिक्स ही काम करेंगे। यहाँ पे इतना लंबा तो हम बनाएंगे नहीं, टाइम उतना नहीं होता है। तो सिर्फ आप याद रखिए कि जो भी द्रव्यमान क्रमांक का अनुपात दिया होगा उसका हम क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो 27 का घनमूल कितना आएगा 3, अनुपात का चिन्ह तो अनुपात हो गया, 125 का कितना आएगा 5। तो अगर द्रव्यमान क्रमांक का हम क्या करते हैं, घनमूल निकाल लेते हैं, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा आपका निकल जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। तो त्रिज्याओं क्या करना था आपका, नाभिक की त्रिज्या के बारे में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमारे काम का कुछ इसमें है नहीं। फार्मूला वगैरह उतना काम का नहीं है, खाली आपको याद रखना है कि हमको क्या करना होगा, घनमूल निकाल लेना होगा। घनमूल निकालेंगे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक पूछ लेते हैं, अगर नाभिक के क्रमांक संख्याओं का अनुपात अगर इतना दिया है 8:27, तो क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हम फिर घनमूल निकालेंगे। 8 का घनमूल कितना आएगा 2, और 27 का कितना आएगा 3, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। तो जो भी द्रव्यमान क्रमांक दिया है उसका आप घनमूल निकालिए, वही क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। चलते हैं आगे पढ़े नाभिकों का वर्गीकरण। तो नाभिकों को बांटा गया है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है आपका समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहेंगे, तो डिफिनेशन होता है कि वैसे नाभिक
जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान क्रमांक अलग अलग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। परमाणु क्रमांक का मतलब नीचे वाले का मान सब में सेम होगा, द्रव्यमान क्रमांक का मतलब क्या होगा, अलग अलग, यानी ऊपर वाले का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। देखिए तीनों में नीचे वाले का मान 1 है, इसमें भी मान 1 है, इसमें भी मान क्या है, 1 है। तो जिसमें नीचे वाले का मान समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक में क्या होता है, नीचे वाले का मान सेम होता है, ऊपर वाले का मान अलग अलग है। इसमें 1 है, इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 3 है। कार्बन का लेते हैं तो 6C12, 6C13, 6C14। नीचे कितना है, 6, यहाँ भी कितना है, 6, यहाँ भी कितना है, 6। तो तीनों में नीचे कितना है, 6 है, यानी 6 है। इसका मतलब क्या है, नीचे वाले का मान समान है तो ये क्या है, समस्थानिक में आएगा, तो ये समस्थानिक हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि समस्थानिकों में किसका मान सेम होता है। तो आप बता सकते हैं समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, क्योंकि नीचे वाले को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, चाहे नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों का मान और प्रोटॉनों का मान क्या होता है, समान होता है। न्यूट्रॉनों का मान अलग अलग होगा, जैसे इसमें कौन को न्यूट्रॉन होगा, 1 में से घटाएंगे तो इसमें 0 को होगा, इसमें घटाएंगे तो 2 में से 1 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो न्यूट्रॉन अलग अलग है, एगो का मान 0 है, एगो में 1 है, एगो में कितना है, 2 है। इसमें कितना है, 6 है, इसमें कितना है, न्यूट्रॉन 7 गो, इसमें कितना है, 8 गो है, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन 6 गो 6 गो 6 गो, प्रोटॉन 6 गो 6 गो 6 गो, यानी इलेक्ट्रॉन का मान समान होगा, प्रोटॉन का मान समान होगा, न्यूट्रॉन का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो न्यूट्रॉन तीनों में क्या है, अलग अलग है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें कितना है, 8 है। तो समस्थानिकों में किसका मान समान होता है, पूछ सकता है। तो समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों का मान चाहे प्रोटॉनों का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, दूसरा हमारा नाभिक, तो दूसरा हमारा नाभिक है समभारिक। दूसरे को बांटा गया है समभारिक में। अब समभारिक में क्या होता है, देखिए समभारिक में वैसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्याएं बराबर होती हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक। यानी समस्थानिक में नीचे वाले का मान बराबर हो रहा था, समभारिक में क्या होगा, ऊपर वाले का मान बराबर होगा, न कि नीचे वाले का। तो समभारिक में क्या होगा, ऊपर वाला बराबर होगा। जैसे ये देखते हैं 6C14, 7N14, इसमें भी ऊपर कितना है, 14, इसमें भी ऊपर कितना है, 14 है, लेकिन नीचे मान अलग अलग है। यहाँ नीचे कौ गो है, 6 गो, इसमें यहाँ नीचे कौ गो है, 7 गो है। मतलब समभारिक में आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, प्रोटॉनों की संख्या भी क्या है, अलग अलग है, और न्यूट्रॉन भी अलग अलग ही आएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन कौ गो है, 6 गो, प्रोटॉन कौ गो है, 6 गो, न्यूट्रॉन कौ गो है, 8 गो। यहाँ इलेक्ट्रॉन कौ गो है, 7 गो, प्रोटॉन कौ गो है, 7 गो, न्यूट्रॉन कौ गो है, 7 गो। जैसे और लेते हैं 1H3, 2He3, इसमें ऊपर 3 है, इसमें ऊपर कितना है, 3 है, यानी समभारिक है, यानी ऊपर वाले का मान क्या है, समान है। लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है, प्रोटॉन की संख्या अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। यानी समभारिकों में किसका मान समान होता है, तो आप बोल सकते हैं कि समभारिक में ऊपर वाले का मान समान है। तो ऊपर वाले का नाम क्या है, एगो तो ऊपर वाले का नाम है द्रव्यमान क्रमांक, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है न्यूक्लियनों की संख्या। यानी समभारिक में न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन भी बोलते हैं। तो इसमें भी 14 गो न्यूक्लियन है, इसमें भी 14 गो न्यूक्लियन है, इसमें भी 3 गो न्यूक्लियन है, इसमें भी कौ है, 3 गो न्यूक्लियन है। तो समभारिक में न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा बचता है तीसरा सम न्यूट्रॉनिक। तीसरे को हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अब इसका परिभाषा क्या है, तो देखिए सम न्यूट्रॉनिक हम लोग उसको बोलते हैं जिसके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर बराबर हो। यानी अगर न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल है तो क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। जैसे ये देखते हैं 6C14, 7N14, अगर इसमें हम निकालते हैं 6C13 लेते हैं, अगर इसमें हम निकालते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। तो 6 में से हम घटाएंगे 13, तो मान कितना आएगा, 7, यानी न्यूट्रॉन कौ होगा, 7 को होगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ऊपर घटाएंगे 14, नीचे कितना है, 7, 14 में से 7, तो मान कितना आएगा, 7, यानी न्यूट्रॉन कौ होगा, 7 को होगा। क्लियर। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे एक और लेते हैं
1s3 2He4। इसमें न्यूट्रॉन का योग है, तो ऊपर वाले से अगर हम नीचे वाले को हटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 3 में से घटाएंगे 1 तो मान कितना आएगा 2, यानी 2 गो है। इसमें का योग है तो 4 में से घटाएंगे 2 तो मान कितना आएगा 2, तो न्यूट्रॉन का योग है 2 गो है। तो न्यूट्रॉन जिसमें इक्वल है उसे हम क्या बोलेंगे, सब न्यूट्रॉनिक। तो यहाँ पे नाभिकों का वर्गीकरण खत्म होगा। नेक्स्ट है नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए नाभिकीय बल में क्या आएगा, तो देखिए नाभिकीय बल जो है एक प्रकार का ऐसा बल है जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को बांध के रखता है। न्यूक्लियन में क्या क्या आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या करता है आपस में, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो होता है काफ़ी कम तक काम करता है, 10 के पावर -15 के रेंज तक क्या करता है, काम करता है। इसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। मतलब अगर दूरी का मान 10 के पावर -15 से क्या होगा, अधिक होगा तो ये काम नहीं करेगा। 10 के पावर -15 तक ही काम कर सकता है, इतना ही करेगा बस। तो इसमें बस कोटि याद रखना है। दूसरा, नाभिकीय बल कैसा बल है, आकर्षण प्रकृति का है कि प्रतिकर्षण प्रकृति का। तो आपको याद रखना है कि जो नाभिकीय बल है आकर्षण प्रकृति का है, प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं है। तो नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है और रेंज कितना है, 10 के पावर -15 के रेंज का है। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो देखिए पहले साइंटिस्टों द्वारा बताया गया था कि द्रव्यमान अलग है, ऊर्जा अलग है, यानी दोनों क्या है, अलग अलग हैं। लेकिन 1905 में आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग नहीं है, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है। और द्रव्यमान को हम ऊर्जा में और ऊर्जा को हम द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम बोलते हैं सापेक्षिता का सिद्धांत, चाहे अपेक्षिता का सिद्धांत। इन्होंने एक फार्मूला दिया था ये E = mc²। इसमें इन्होंने बताया कि द्रव्यमान को हम लोग ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जितना द्रव्यमान अधिक होगा उसके द्वारा उतनी ही क्या होगी, ऊर्जा अधिक मिलेगी, ठीक है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में यही है कि द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो E = mc² फार्मूला होता है आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, E = mc² के मिला था या किसी और के लिए। तो देखिए ये सिद्धांत काफ़ी बड़ा है, E = mc²। इस पर परमाणु बम वगैरह चाहे नाभिकीय विखंडन की क्रिया आधारित है। लेकिन आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार था इसके लिए नहीं मिला था। आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। तो अगर आपको लगता है कि सापेक्षता सिद्धांत के कारण मिला होगा तो ये गलत है। आपको याद रखना है, काफ़ी बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछता है, आगे भी पूछ सकता है कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था, न कि सापेक्षता सिद्धांत के लिए मिला था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है नाभिकीय विखंडन। तो सिंपल भाषा में कहा जाए, नाम से स्पष्ट है, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक भारी कोई नाभिक दो हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। यानी हमारे पास एक बड़ा सा नाभिक ये वाला है, इस पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं। तो ये दो नाभिक, एक इसमें और एक इसमें क्या होता है, टूट जाता है। प्लस में हमको क्या मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो नाभिकीय विखंडन में मतलब नाभिकीय विखंडन का मतलब है कि जब कोई भी नाभिक दो टुकड़ों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है और फिर क्या होती है, हमको काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, आपको याद रखना है। तो इसकी खोज जो थी 1939 में दो साइंटिस्ट हैं, आटोहन और स्ट्रॉसमैन। आटोहन और स्ट्रॉसमैन। साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। तो 1939 में दो साइंटिस्ट है, आटोहन और स्ट्रॉसमैन। उन्होंने क्या किया था, तो नाभिकीय विखंडन का खोज किया था। अब नाभिकीय विखंडन में अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब दोनों में क्या अंतर है उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब नाभिक का विखंडन होता है तो इससे निकलता है 3 गो न्यूट्रॉन और तीनों न्यूट्रॉन क्या करता है, आगे नाभिकों का विखंडन करने लगता है। इस प्रकार विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। अब श्रृंखला दो टाइप की हो सकती है, एक तो नियंत्रित हो सकती है और एक होती है अनियंत्रित। तो नियंत्रित में क्या होता है, नियंत्रित में हम कुछ ऐसा व्यवस्था करते हैं कि जो 3 गो न्यूट्रॉन इससे निकला है
उसमें से 2 न्यूट्रॉन रुक जाए, मतलब 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और ये मान लेते हैं तीसरा न्यूट्रॉन है। अगर 3 गो निकला है तो ये 2 न्यूट्रॉन क्या हो जाए, रुक जाए, आगे कहीं को न्यूट्रॉन विखंडन करे। जब ये विखंडन करेगा तो फिर 3 गो निकलेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर 2 क्या होगा, रुक जाएगा और एक ही को विखंडन करेगा। मतलब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में मात्र 1 न्यूट्रॉन क्या करता है, नाभिक का विखंडन करता है, बाकी 2 क्या होते हैं, तो बाकी 2 जो होते हैं रुक जाते हैं। और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है, तो अनियंत्रित में होता यह है कि तीनों न्यूट्रॉन आगे नाभिक का विखंडन करते हैं। जैसे ये भी न्यूट्रॉन है तो ये नाभिक को फिर तोड़ेगा 3 भागों में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और ये भी तोड़ेगा 3 भागों में, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। फिर अब ये तोड़ेगा 3 भागों में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, फिर ये तोड़ेगा 3 भागों में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, फिर ये भी तोड़ेगा 3 भागों में, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो नियंत्रित में यही है कि नियंत्रित में हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि मात्र 1 न्यूट्रॉन आगे नाभिक का विखंडन करे, और अनियंत्रित में क्या होता है, तीनों न्यूट्रॉन नाभिक का कंटिन्यूअस क्या करता है, विखंडन करता रहता है। अब दोनों का हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो देखिए, जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है उसका हम इस्तेमाल करते हैं नाभिकीय रिएक्टर बनाने में, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है उसका हम इस्तेमाल करते हैं परमाणु बम में। जैसे आपने पढ़ा होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया था 1935 में गिराया गया था, 1945 में, 1945 में, और विखंडन की खोज कब हुई थी, 1939 में। तो 1939 में खोज ही हुआ था और 45 में परमाणु बम गिरा के इसका परीक्षण भी हो गया। तो परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। दोनों चीज़ें जो है आपको याद रखना है, ठीक है। और दोनों जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी रिएक्टर में भी क्या होता है, नाभिक का विखंडन होता है, और परमाणु बम में भी क्या होता है, नाभिक का विखंडन ही होता है, संलयन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर पूछता है कि परमाणु बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर, और पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर किस पर आधारित है, तो वो भी मतलब नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है। बस डिफरेंस ये है कि एगो में नियंत्रित है, एगो में क्या है, अनियंत्रित है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में इतने पार्ट होते हैं, ईंधन होता है, मंदक होता है, शीतलक होता है, परिरक्षक होता है, नियंत्रक होता है। ईंधन से क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर बनता भी है तो आपको याद रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में हम ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ईंधन के रूप में हम 2 का इस्तेमाल करते हैं, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 या 94 प्लूटोनियम 239। ये 2 क्या जो है नाभिक है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है ईंधन के रूप में करते हैं। मंदक का काम क्या है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ था पास्ट ईयर में, आईएएस के पेपर में, कि मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है। तो मंदक के रूप में 2 का इस्तेमाल हो सकता है, या तो भारी जल चाहे ग्रेफाइट, जैसे यहाँ पर लिखा गया है भारी जल और ग्रेफाइट। तो मंदक में 2 आएगा, भारी जल प्लस ग्रेफाइट, मतलब या तो आप भारी जल का इस्तेमाल करें चाहे ग्रेफाइट का इस्तेमाल करें, ठीक है। शीतलक में क्या काम करेगा, तो देखिए शीतलक में हम जल ले सकते हैं, मतलब या तो इसमें जल आएगा या CO2 आएगा या हवा आएगा। मतलब शीतलक का काम क्या होता है, जो नाभिकीय विखंडन से अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हटाना होता है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो जल का चाहे CO2 का चाहे हवा का इस्तेमाल करेंगे। परिरक्षक का मतलब होता है कि विखंडन से काफ़ी किरणें निकलती हैं हानिकारक, जो मनुष्य के है हानिकारक है, उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, परिरक्षक का इस्तेमाल करते हैं। और एक और होता है नियंत्रक। तो नियंत्रक का काम होता है श्रृंखला अभिक्रिया को रोकना। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो कैडमियम होगा चाहे बोरॉन होगा। या तो कैडमियम की छड़ का इस्तेमाल करेंगे या बोरॉन की छड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो कैडमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे बोरॉन का कर सकते हैं, दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो नाभिकीय अभिक्रिया जो है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो मेन यहाँ से क्वेश्चन बनता है 2 पार्ट से, या तो मंदक, तो मंदक में 2 चीज़ आएगा, या तो भारी जल आएगा नहीं तो ग्रेफाइट। आपको याद रखना है मंदक के रूप में या तो भारी जल या ग्रेफाइट। और नेक्स्ट है ये नियंत्रक। तो नियंत्रक के रूप में क्या क्या आएगा, कैडमियम आएगा चाहे बोरॉन आएगा। तो या तो हम कैडमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं या बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है संलयन। तो नाभिकीय संलयन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक आपस में मिलेंगे और एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे, तो क्या होगा, नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नाभिकीय संलयन से पूछ सकता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय संलयन है कि विखंडन है, तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है।
तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय सनलाइन है। तो सनलाइन से बस 2 क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत और तारों की ऊर्जा का स्रोत। तो दोनों का स्रोत क्या है, नाभिकीय सनलाइन है। तो ये जो लेक्चर था आपका पार्ट 2 था एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू।